नमस्कार, टोटल हेल्थ के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह। वर्तमान स्थिति में सभी के सामने एक ही इच्छा या फिर कहें कि एक ही चुनौती है कि स्वयं को स्वस्थ कैसे रखा जाए। चाहे संक्रमण से बचाव की बात हो या फिर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की, बात यही है कि कोई एक ऐसा तरीका जो हमें स्वस्थ रखने में भी उपयोगी हो, सहायता करे, साथ ही बीमारियों से बचाव भी कर पाए। इन तमाम सवालों के जवाब मिलते हैं आयुर्वेद में, जो हमारा प्राचीन ज्ञान है, जीवन जीने का एक तरीका है और एक ऐसा ज्ञान है जो हमें स्वस्थ जीवन शैली जीना सिखाता है, साथ ही रोगों से बचाव भी करता है और उनके इलाज भी करता है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा किरण, सिर्फ ये रोगों का इलाज ही नहीं करता आयुर्वेद, बल्कि और यहाँ पे आपको सीधे पहले इस आयुर्वेद पर चर्चा के लिए हम ले चले हैं योग और आयुर्वेद पे। हम आपको लिए चलेंगे किरण रिजिजू इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देखिए। श्वास भरते हुए सिर और कमर को पीछे ले जाए, श्वास छोड़े और सामान्य श्वास के साथ। तो योग और आयुर्वेद का आपस में अन्योन्याश्रित संबंध है, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। ये 100 दिन जो काउंटडाउन है, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, उसकी शुरुआत हो चुकी है और ये बेहद महत्वपूर्ण क्षण है। इसकी शुरुआत की जा चुकी है 100 दिन पहले और खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू स्वयं इसकी अगुवाई के लिए आ चुके हैं किरण, और निश्चित तौर पर इसको देश भर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसका प्रसार जो है जिस गति से हो रहा है उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। आज की जीवन शैली की बात की जाए तो बेहद अहम हो जाता है कि सभी योग को अपने जीवन में शामिल करें, क्योंकि योग वो तरीका है जीवन जीने का जो मन आत्मा को परमात्मा से मिलाता है और जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके साथ साथ जो आध्यात्मिक शक्ति है उसके बीच में संतुलन बिठाकर शायद हम सभी को ये सिखाता है कि हम किस तरह से ऐसी भागदौड़ भरी और तनावपूर्ण जिंदगी में भी अपना स्वास्थ्य बेहतर बना सकते हैं और उसे बरकरार रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं किरण, और कहा भी जाता है कि योगा कर्मस कौशलम, यानी कर्म करने का जो ज्ञान है वही योग है, और ये हम देख सकते हैं। और ख़ास तौर पर आज जब हम अपनी इस चर्चा में बताएंगे कि किस तरह से योग और आयुर्वेद एक दूसरे के पूरक हैं, किस तरह से जीवन जीने की कला है, किस तरह से स्वस्थ रहना सिखाते हैं, सिर्फ रोगों को दूर भगाने के लिए नहीं बल्कि अपने आहार विचार, अपनी संस्कृति से, अपनी सोच से, अपनी विचारधारा से, कुल मिलाकर किस तरह से स्वस्थ रहा जा सकता है, किस तरह से सात्विक रहा जा सकता है और किस तरह से जीवन में प्रसन्न चित्त रहने के सूत्र ढूंढे जा सकते हैं, ये योग हमें सिखाता है और आयुर्वेद इन पर बल देता है। तो निश्चित तौर पर ये दिन बेहद खास है, ये क्षण बेहद महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी कि योग के प्रसार के लिए इस तरह की भागीदारी बेहद जरूरी है। योग और आयुर्वेद दोनों ही साथ साथ जीवन में चलने चाहिए, जो भारतीय प्राचीन ज्ञान है जिसको न सिर्फ हमारे देश में माना गया है बल्कि अब विश्व पटल पर भी इसकी उपयोगिता सामने आई है। पूरे कोविड काल के दौरान किस तरह से अपनी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम लोग बेहतर बना सकते हैं और आयुर्वेद और योग का इसमें कितना महत्व है, ये सबने जाना है, सबने समझा है। और न सिर्फ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके अपने जीवन शैली में सुधार करके अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम लोग मजबूत बना सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, बल्कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे बचाव किया जा सकता है। और जो रोग मुक्त जीवन की बात होती है निखिल, जिसमें बीमारियों से बचाव रहे और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की जो हमारी एबिलिटी है, क्वालिटी है, उसकी विशेषता है, वो कायम रहनी चाहिए। तो उस पर भी इसमें विशेष तौर पर बल दिया जाता है। तो कुल मिलाकर पूर्ण समागम है इसमें। जी, निश्चित तौर पर शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास कहा जाता है योग। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी बात है। शरीर और मन को शांत करने के लिए शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन है। तो इस संतुलन को अपने जीवन में बनाए रखने की ज़रूरत है, इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये जो क्षण है इससे हम सबको प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि अब जो
और ख़ास तौर पर जब हमारी पूरी दुनिया भर में योग की धूम है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और अब 100 दिन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो ऐसे समय पर योग और आयुर्वेद दोनों के सम्मिश्रण की बात करेंगे। दोनों किस तरह से हमारे जीवन को सुखी और प्रसन्नचित्त रखने में, रोग मुक्त रखने में मदद करेंगे, इस विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और शुरुआत करते हैं, एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं और समझते हैं अपने प्राचीन ज्ञान आयुर्वेद और योग के विषय में। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है जो प्रकृति के साथ, प्रकृति के करीब रहकर जीवन जीना सिखाता है। आयुर्वेद स्वस्थ जीवन का आधार है। आयुर्वेद एक स्पष्ट, संक्षिप्त, सहयोगी विज्ञान है और जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करता है। लोगों को अपने मन और शरीर में एक प्राकृतिक तरीके से संतुलन लाकर स्वास्थ्य प्रदान करता है। आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। इन तत्वों में असंतुलन समस्या का कारण बनता है। आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार शरीर में वात, पित्त और कफ, जब इन 3 मूल तत्वों का असंतुलन होता है तो बीमारी शरीर को प्रभावित करती है। आयुर्वेद में इन्हीं 3 तत्वों का संतुलन बनाया जाता है। साथ ही आयुर्वेद में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने पर भी बल दिया जाता है ताकि किसी प्रकार का रोग उत्पन्न न हो। आयुर्वेद में विभिन्न रोगों के इलाज के लिए हर्बल उपचार, घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक दवाओं, आहार संशोधन और ध्यान का प्रयोग किया जाता है। इससे न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मन भी शांत बनता है। आयुर्वेद में उपचार होता है, साथ ही ये जीवन जीने का एक ऐसा तरीका सिखाता है जिससे जीवन स्वस्थ और खुशहाल बने। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। हित अहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हित अहितम मानम च तच्च यत्रोवतम आयुर्वेदः स उच्यते। यानी आयुर्वेद वो ज्ञान है जो पथ्य अपथ्य हमारे जीवन के लिए हितकारी या अहितकारी, साथ ही जीवन जीने की शैली, रोगों से बचाव और रोगों के उपचार के उपाय बताता है। किस तरह से इसे हम अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं और कैसे वर्तमान स्थिति में उपयोगी हो सकता है योग और आयुर्वेद, हम सभी के लिए समझेंगे विशेषज्ञों पे। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ आज उपस्थित रहेंगे विशेषज्ञों के खास पैनल। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर विनोद कुमार यादव, CMO CGHS आयुर्वेद एक्सपर्ट हैं आप। हमारे साथ डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर हेमंत पनिग्रही, सीनियर रिसर्च ऑफिसर, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित रहेंगे डॉक्टर KD महापात्रा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर आयुर्वेद एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज से। साथ ही डिस्कशन में शामिल होंगे डॉक्टर नीरज जसवाल, डायरेक्टर अवनीत आयुर्वेद पंचकर्मा, नई दिल्ली से। तमाम विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। टोटल हेल्थ के डिस्कशन के बारे में विस्तार से आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक झलक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने संबोधित किया 4th आयुर्वेद फेस्टिवल, जो ग्लोबल फेस्टिवल चल रहा है, उस पर संबोधन दिया और क्या कुछ कहा आयुर्वेद के बारे में, आइए जानते हैं। आयुर्वेद टेक्स केयर ऑफ मेनी एस्पेक्ट्स. It ensures good health and long life. Ayurveda could rightly be described as a holistic human science. The current situation presents a right time for Ayurveda and traditional medicines to become even more popular globally. There is growing interest towards them. The world is seeing how modern and traditional medicines both are important to further wellness. तो अब आयुर्वेद सिर्फ इस बात की बात नहीं करता कि दवाओं का इलाज क्या हो, वेलनेस की बात करता है और प्रधानमंत्री ने भी वेलनेस टूरिज्म की बात कही है। आइए सुनते हैं। Is wellness tourism. At the core of wellness tourism is the principle of treat illness, further wellness.
When I talk about wellness tourism, its strongest pillar is Ayurveda and traditional medicine. If your life's deadlines and timelines are stressing you out, it is time to tap into the timeless culture of India. Whenever you want to treat your body or a retreat for your mind, come to India. निश्चित तौर पर। और दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से योग और आयुर्वेद के विषय में लगातार इतनी बातें कही जा रही हैं और किस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ रह सकते हैं। तो स्वस्थ रहने के सूत्र आप सीधे हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे पूछ सकते हैं और इसके लिए हमारी फ़ोन लाइनें हैं वो खुल गई हैं। हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 1800111234। आप इस पर कॉल करके अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से स्वस्थ रहा जाए इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ हमें आप अपने प्रश्न ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए ddnewstotalhealth@gmail.com। डॉक्टर नीरज जायसवाल, आयुर्वेद का जो मूलभूत सिद्धांत है कि जीवन शैली ऐसी हो जिसमें भोजन जो है वो औषध की तरह लिया जाए, जिससे दवाओं की आवश्यकता ना पड़े और बीमारियां ना घेरें, किस तरह से आप देखते हैं स्वस्थ व्यक्ति अगर है कैसे वो योग का उपयोग कर सकता है, आयुर्वेद का उपयोग कर सकता है और एक निरोगी जीवन का जो संतुलन है वो रखा जा सकता है? क्योंकि आजकल की जो जीवन शैली है यहाँ तनाव भी है, खान पान को लेकर भी गड़बड़ी है और शारीरिक श्रम भी कुछ कम होता जा रहा है। हेलो किरण, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर नीरज। सो जो आपने पूछा, तो आयुर्वेद का जो एक बहुत ही फेमस कोटेशन है और हर एक जगह यूज किया जाता है, दैट इज स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। सो दैट मीन्स आपको पहले अपने बॉडी की रक्षा करनी है रोगों के खिलाफ, और फिर अगर कोई बीमारी आपको हो जाती है तो आप उसके खिलाफ लड़ सकते हैं जी। जब हम इनकी बात करते हैं किरण, तो अगर पैंडेमिक जो अभी हुआ कोविड-19, उससे कुछ बहुत बड़ा टेक अवे था। तो वो टेक अवे ये था कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज थे या जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज थे, जिनके पास बहुत बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमसे तो कहीं ज्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो उस चीज से कॉम्बैट नहीं कर पाए। जबकि इंडिया जैसी डेंस पॉपुलेटेड कंट्री जो थी, उसने बहुत ही अच्छे से इससे कॉम्बैट कर पाए। तो इसमें एक तो हमारी जो भी गवर्नमेंट थी उसका जो इन्वॉल्वमेंट था, दैट वाज रियली अप्रिशिएबल। अदर देन दैट, जो लोग हमारे ट्रेडिशनल खान पान में आयुर्वेद को यूज करते हैं, जैसे हल्दी हमारे यहाँ पे यूज होने वाला एक बहुत ही कॉमन एलिमेंट है जी। लेकिन जब आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखोगे तो वो लोग हल्दी को या टर्मरिक को बहुत ही एक प्राइज्ड हर्ब के तौर पे लेते हैं और कभी कभी इसका इस्तेमाल करते हैं जी। तो इस पैंडेमिक से टेक अवे तो ये था कि अगर हम एक अच्छा खाना पीना जो ट्रेडिशनल इंडियन फूड है, अगर हम उसको यूज करते हैं तो डेफिनेटली बीमारियों से लड़ा जा सकता है। सेकेंड थिंग इज कि दिस इज द टाइम, जैसे हमारा गवर्नमेंट भी कह रहा है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह रहे हैं कि नाउ this is the time when we can say that Ayurveda is moving from the alternative medicine to the primary medicine. Right. That means this is not an alternative to other medical therapies, but it is a primary healthcare system जहाँ पे आप बीमार होने से पहले भी इसको यूज कर सकते हो। And this is not only the medical system जहाँ पे दवाइयाँ ही दी जाती हैं। अगर आप सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में उठते हैं, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, तो आप ऑलरेडी आयुर्वेद फॉलो कर रहे हैं जी। हमारा आयुर्वेद आपका जो ब्रशिंग ऑफ टीथ है वहां से स्टार्ट होता है एंड इट एंड्स अप विद योर स्लीप। सो इट्स नॉट ओनली द ऑल्टरनेटिव मेडिसिन बट इट्स अ ऑल्टरनेटिव लाइफस्टाइल। जी, आयुर्वेद जो है वो उसको चिकित्सा पद्धति ना कहा जाए बल्कि एक जीवन पद्धति है जो स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाती है। डॉक्टर नीरज, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ रहे हैं जिसमें मनीषा जी हैं, कंचन जी हैं, संगीता हैं और नेहा जैन हैं, ओम प्रकाश जी हैं। सवाल इनके हैं इस मौसम से जुड़े हुए कि इस मौसम में गले में खराश, खांसी, जुकाम और कहीं ना कहीं नेज़ल ब्लॉकेज बहुत ही आम है। किस तरह की सावधानियां अपनाई जा सकती हैं अगर ऐसी समस्या हो रही है? क्योंकि रेस्पिरेटरी सिम्टम्स अब जब भी किसी को आते हैं तो डर यही लगता है कि कहीं कोविड तो नहीं हो गया। जी किरण मैम, कोविड चला भी जाएगा तो शायद ये कोविड का जिन हमारे बीच में रहने वाला है लंबे टाइम तक। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस सीजन।
जिस सीजन में हम अभी बैठे हुए हैं, अगर हम इसको इस तरह से आयुर्वेद में बोला गया है कि जैसे सर्दियों में पानी जम जाता है और वो ठोस रूप ले लेता है बर्फ के तौर पे, तो वैसे ही जो कफ है वो बहुत ज्यादा सर्दी होने के कारण शरीर में जमा होता है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी गर्मी उसमें पड़ती है या धूप पड़ती है इस ऋतु में, तो वो पिघल के बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जैसे अगर बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी तो जो बहुत ज्यादा ठंड रहेगी तो पानी जमा हुआ रूप में रहेगा, और जैसे ही थोड़ी सी गर्मी आएगी तो पिघल के बाहर निकलना शुरू होगा। तो उसी तरह से इस मौसम में हल्का फुल्का जुकाम होना, थोड़ा सा आलस होना, गले में हल्की फुल्की खराश होना नॉर्मल है। और इसके लिए इसको हम कई बार फीवरिश कोल्ड भी कहते हैं, और इसके लिए बहुत ज्यादा दवाई खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको एक दो बहुत ही अच्छे कह सकूं कि नुस्खे बता सकूं, एक किचन रेमेडीज बता सकूं, आयुर्वेद में एक मेडिसिन आता है सीतोपलादी चूर्ण। इट्स वेरी सेफ। अगर किसी को थोड़ा भी खराश है गले में या थोड़ा भी कोल्ड एंड कफ है, इमीडिएटली यू कैन स्टार्ट दैट मेडिसिन। आप एक बहुत ही अच्छा, अगर मैं बात लूं तो ब्लैक पेपर रहता है, हर किसी के किचन में रहता है। ब्लैक पेपर का एक टी लेके अगर आप उसको पी लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए कफ जब शरीर से निकल रहा है तो बहुत इनिशियल स्टेज पे उसको सप्रेस कर देना बहुत अच्छी बात नहीं है। बाद में वही चीज साइनोसाइटिस बनती है, आपके साइनसिस में कफ भरना शुरू होता है, आप उसको कंप्लीटली इवैक्यूएट नहीं करते हो, वो वहां पे पड़ा रहता है और फिर वहां पे इन्फ्लेमेशन पैदा कर देता है, एंड देन यू से हमें साइनोसाइटिस हो गया। सो इट्स फार बेटर कि अगर आपको बिल्कुल ही हल्के हल्के सिम्टम आ रहे हैं, थोड़ा बहुत कफ एंड कोल्ड है, तो उसको बाहर निकाल दें और इस तरह की होम रेमेडीज से स्टार्ट करें। अगर आपको फिर भी फीवर वगैरह आ रहा है तो डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट योर आयुर्वेदिक फिजिशियन, एंड वी हैव अ वंडरफुल ट्रीटमेंट फॉर दीज थिंग्स। अदर थिंग इज वेदर इट इज कोविड और नॉट. Look, it's very difficult to say in today's testing time that is it a COVID or not. So nowadays the protocol is we are taking everything as a COVID, else proven otherwise. मतलब हम पहले तो यही सोच रहे हैं कि कोविड ना, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड आइसोलेट योरसेल्फ। बहुत ज्यादा लोगों से ना मिलें, अपने घर पे भी अपना जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट कर दें। आजकल टेस्टिंग बहुत सस्ती भी हो गई है और रेडिली अवेलेबल भी हो गई है, सो इट्स फार बेटर टू गेट योर टेस्ट डन, एंड इफ इट इज नेगेटिव then as I said, you can proceed with the very normal herbal Ayurvedic remedies, and if you feel that this is not solving the problem, then you can consult your doctor also. जी डॉक्टर नीरज, जब हम शरीर को साफ करने की बात करते हैं, शरीर शोधन की बात करते हैं, तो पंचकर्मा थ्योरी की बात सामने आती है। किस तरह से ये पंचकर्म की जो थ्योरी है, ये जो सिद्धांत है, किस तरह से काम करता है, क्या है महत्व इसका? देखिए, पंचकर्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है निखिल। अगर हम स्टार्ट करें तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो लोगों को ये लगता है कि पंचकर्म हम सिर्फ एक बहुत महंगे सेंटर में जाके ही कर सकते हैं जी। अगर आप जैसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जब कोविड का टाइम था तो नेजल ड्रॉप्स डालने के लिए कहा गया था, दैट इज अ पंचकर्म एट होम, जिसको हम अगर सेंटर में करते हैं दैट इज नस्यम, अगर हम घर में करते हैं जिसको हम नेजल ड्रॉप्स डालते हैं दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पंचकर्म। अगर आप गंडुश करते हैं, मतलब सुबह सुबह कुल्ला करते हैं, वो आप पानी से भी कर सकते हैं मुंह साफ करने के लिए। आपको अगर वातज डिसऑर्डर्स है, थोड़ा ऊपर प्रॉब्लम है, तो आप ऑयल से भी कर सकते हैं, जिसको हम ऑयल कूलिंग का नाम दे रहे थे कोविड के टाइम पे। और अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज है तो आप कषायज के साथ भी कर सकते हैं। Now this is the पंचकर्मा at home that you can practice. अभी डॉक्टर केडी महापात्रा जी ने भी बताया कि अगर आपको रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, अगर आप कैस्टर ऑयल घर पे लेते हैं, वो भी पार्ट ऑफ शोधन है। तो बॉडी को किसी भी तरीके से साफ करने को पंचकर्म कहते हैं जी। और उसमें अलग अलग रास्तों से जब टॉक्सिन्स को निकाला जाता है डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रेजेंस इन द बॉडी। जैसे अपर पार्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको हम वमन के थ्रू बाहर निकालते हैं, जो केडी महापात्रा सर ने बताया था आपको। वॉमिटिंग के थ्रू हम उस टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं। और जब ये निचले पार्ट में होता है, आपके बेसिकली स्टमक के पार्ट में होता है, तो हम उसको विरेचन के थ्रू निकालते हैं। और अगर ये अधो शाखा में होता है, जैसे कि आपके टांगों में होता है, जो वात प्रधान एरिया है, तो उस केस में हम बस्ती देते हैं, दैट इज एनीमा थेरेपीज। एनीमा का मतलब लूज मोशंस नहीं होता है। I am helpless that I have to use such words which are like very synonymous to loose motions and all, but this is how it is. So enema देते हैं, वो बॉडी की स्ट्रेंथनिंग के लिए भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पूरे शरीर में आपके कोई ना कोई विकार घूम रहा है, दोष घूम रहा है, देखिए आप एकदम से बीमार नहीं पड़ते हो। आयुर्वेद अलग अलग स्टेजेस बताता है बीमारी होने से पहले।
जी। अगर आपके सिर्फ थोड़ा सा आलस आ रहा है तो आपका हल्का सा कफ बढ़ा है, बट आप बीमार नहीं हो, आप उस कफ को निकाल सकते हो। लेकिन अगर पूरे शरीर में दोषस घूम रहे हैं तो आप उसको रक्त मोक्षण के थ्रू निकाल सकते हो, दैट इज ब्लड लेटिंग थेरेपीज। अगर आपको साइनसाइटिस, हेडेक, इस तरह का माइग्रेन, इस तरह का इश्यू रहता है तो आप उसको नस्यम के थ्रू निकाल सकते हो। ये मेनली 5 शोधन कर्म होते हैं, जिससे एक बार में, जैसे आयुर्वेद में चरक संहिता में कहा गया है कि जब आप ये पंचकर्म करते हो तो एक तरह से पेड़ को पूरी तरह से काट देते हो, लेकिन और उसके बाद उसकी रीग्रोथ ना हो तो उसके लिए मेडिसिन लेना भी जरूरी होता है पंचकर्म के बाद। लेकिन यस, अगर पेड़ बहुत बड़ा हो गया है तो उसमें सिर्फ आप औषधि डाल के उसको नहीं सुखा सकते हो, उसको आपको काटने के लिए, जड़ से सुखाने के लिए पंचकर्म की हेल्प लेनी पड़ेगी। जी जी। और फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर हैं मध्य प्रदेश से, नारायण प्रसाद जी हैं फोन लाइन पर। नारायण प्रसाद जी, आपका स्वागत टोटल हेल्थ में। क्या जानना चाहते हैं आप? हम ये जानना चाहते हैं कि वात पित्त कफ त्रिदोष हैं, इन्हें हम कम बड़ा मात्रा कैसे समझें कि हमारे शरीर में ज्यादा है कम? जी डॉक्टर महापात्रा, किस तरह से ये पता किया जा सकता है कि जो त्रिदोष है उनका असंतुलन हो रहा है और कौन सा तत्व बढ़ रहा है शरीर में? देखिए, इसके स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं कि अगर वायु वृद्धि होता है तो शरीर में दर्द थोड़ा सा ज्यादा रहेगा और शरीर में रूखापन थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, स्किन बहुत ही ज्यादा रूखा हो जाएगा। और एज अकॉर्डिंग टू डिजीजेस, जो भी वातव व्याधि है, लगभग 80 प्रकार के वातव व्याधि में कोई एक प्रकार का होगा। जरूरी नहीं है कि बीमारी हो ही जाए, उसके कुछ लक्षण आ सकते हैं। तो वो जो हमने बताया कि दर्द कहीं पर हो रहा हो, कहीं पर इंडाइजेशन हो रहा हो और शरीर में रूखापन आ रहा हो, मन बहुत चंचल हो रहा हो, इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये वायु वृद्धि हो रहा है। चित्त वृद्धि का लक्षण जो होता है, अगर मानसिक तौर पर देखा जाए तो क्रोध शरीर में बहुत ज्यादा आएगा, किसी चीज को सहन नहीं कर पाते, जो आयुर्वेद में बोलते हैं कि क्लेश असहिष्णुता। और तीसरी बात होता है कि स्किन में पिंपल्स बहुत सारा आ सकता है या स्किन में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन आ सकता है। और चित्त वृद्धि का और एक लक्षण होता है हाइपर एसिडिटी, शरीर में कहीं पर जलन भी हो सकता है और एसिड की मात्रा बढ़ने से जो फीचर्स आते हैं वो हो सकता है। और निद्रा की कमी, मतलब नींद एकदम बार बार डिस्टर्ब होगा या नींद आएगा ही नहीं। और कफ के जो लक्षण होते हैं कि कुछ कफ बहुत गुरु होता है, तो बार बार सर्दी जुकाम होना, सिर बहुत भारी रहना, गले में हमेशा खराश बने रहना, और यहाँ भी इंडाइजेशन होगा। पर यहाँ पर मेन बात जो होता है अरुचि, खाने में रुचि नहीं आएगा। तो इन सभी चीजों को निजात पाने के लिए हमने अभी जो आहार विहार का डिस्कशन किया था वो आप पास करें। और डॉक्टर जायसवाल जो बता रहे थे कि पंचकर्म, जैसे ऋतु अनुसार हमें पंचकर्म करना पड़ता है, उसी हिसाब से अभी बसंत ऋतु चल रहा है, तो हमें वमन करवा लेना चाहिए। और जैसे ही शरद काल आएगा, अक्टूबर नवंबर में हमें विरेचन करना चाहिए, और जून जुलाई में जैसे ही वायु वृद्धि का समय काल है और उस समय हमें बस्ती कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, ये तो अभी कोविड पैंडेमिक सिचुएशन गया है, ये समय हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बहुत सारे रिसर्चेस, बहुत सारे काम किए हैं। इसमें हमने ये देखा है कि जिन लोगों में पंचकर्म हुआ था पहले से, उन लोगों में किसी को भी कोविड नहीं हुआ। और ये भी देखा कि एक ही घर में 4 लोगों को हो गया और एक दूसरा जो पहले से ही बीमार थे, IELTS के केस था या ब्रोंकाइटिस का केस था, उनको कोविड नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें पंचकर्म पहले से हुआ था। तो अभी पंचकर्म का जो फायदे हैं, जो आम जनता तक इसकी जानकारी जाना चाहिए कि पंचकर्म से आप आगे के लिए स्वस्थ रहते हैं। जो कोविड सिचुएशन, ऐसे ही सिचुएशन हमारे आयुर्वेद में बताया गया है, एक अलग से चैप्टर बताया गया है, जनपद उद्भव, उसमें 2 किस्म का चिकित्सा बताया, एक रसायन और दूसरा पंचकर्म और पूर्व हित, तो पहले से हम लोग खाना सही से ले रहे थे। तो रसायन द्रव्य के बारे में आपको कहा था, आयुष काढ़ा भी था, च्यवनप्राश भी था, तो ये बहुत अच्छे रसायन थे। और गिलोय, अश्वगंधा, पित्तली, मधु, ये रसायन पर्पस में आते हैं। और जो पंचकर्म के बारे में कहा जाता है कि पंचकर्म पहले से अगर उन्होंने लेके रखा है तो वो बहुत फायदेमंद रहा। और नस्ते के बारे में डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि नस्ते जिन लोगों को है वो आयुष प्रोटोकॉल में भी था हमारे, और इसमें काफी पेशेंट को हमने बचाया है। और ये देखा गया है कि कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में हमने इससे बहुत लोगों को फायदा पहुंचा है।
जी, तो संदेश स्पष्ट है निखिल कि अगर इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर मजबूत है तो चाहे कोविड हो या कोई अन्य संक्रमण, न सिर्फ उसका खतरा कम होता है, संभावना कम होती है, लेकिन अगर किसी वजह से व्यक्ति को संक्रमण हो भी जाता है तो उसका प्रभाव काफी सामान्य रहता है। बिल्कुल। तो योग और योग और जो आयुर्वेद का जो अमृत है वो लगातार हमारे विशेषज्ञ हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और उसको हम लेना जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। एक शल्य चिकित्सा की बात की जाए तो वो भी सफल तरीके से की जा सकती है आयुर्वेद में। और डॉक्टर नीरज, आपसे ये समझ लें क्या संदेश आपका रहेगा उन तमाम युवाओं के लिए, क्योंकि अब कोविड के बाद का जीवन जो है इस तरह का है कि अपनी इम्यूनिटी को जाहिर तौर पर सभी को मजबूत बना के रखना है। तो जो व्यस्त दिनचर्या रहती है, अक्सर जो युवा होते हैं वो कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, तो वो कम वक्त में भी किस तरह से आयुर्वेद और योग को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं? किरण मैम, देखिए वक्त तो सबके पास 24 घंटे हैं और जैसा हम पहले कह चुके हैं कि आयुर्वेद को आप प्रतिदिन प्रतिक्षण जीते हैं। आयुर्वेद को फॉलो करने के लिए हम लोगों को अलग से टाइम निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी हम काम कर रहे हैं उसको सही और गलत के तराजू में तोल के हम ये बोल सकते हैं अगर ये आयुर्वेद के हिसाब से इस तरह से सही है तो ये काम हमें इस तरह से करना चाहिए। जैसे कि हम फ्लोराइड युक्त कोई भी टूथपेस्ट यूज करते हैं, अगर उसकी जगह हमारे पास नीम अवेलेबल है तो वो बहुत अच्छा एक मेडिसिन है। आपने आयुर्वेद फॉलो कर लिया, उतने ही टाइम में टूथ ब्रशिंग आपने कर ली जितने में आप नॉर्मली करते हो और आपको आयुर्वेद का लाभ भी मिल गया। दैट इज अ वन थिंग। तो हमें इसके प्रति और जागरूक होना है। अभी मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूँ कि जब हम खान पान की भी बात करते हैं तो कई बार हम कंफ्यूज होकर रह जाते हैं कि कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, कितना फैट लेना चाहिए, विच इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंड फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे आते हैं। तो युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो यू शुड लिसन टू योर बॉडी। आपको षड रस युक्त आहार लेना चाहिए, मतलब जिसमें 6 रस होते हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, मतलब हर तरह का फूड आपको लेना चाहिए और आपका बॉडी अपने आप उस चीज को क्रेव करता है। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। त्रिफला एक ऐसा मेडिसिन है जो हर एक आदमी यूज करता है जी, ठीक है जी। और त्रिफला में हर तरह का रस होता है, लेकिन उसका परसेप्शन आदमी से एक आदमी से दूसरे आदमी में चेंज होता है। एक आदमी कहेगा कि इसका रस मुझे कड़वा लगा, दूसरा रस बोलेगा ये मुझे थोड़ा सा इसका रस खट्टा लगा जी। वो उस आदमी की नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कैसे परसीव करता है। तो आयुर्वेद को बेसिकली अलग से टाइम निकाल के हमें फॉलो नहीं करना है, बस थोड़ा सा सजग रहना है और जो भी हम छोटे छोटे काम अपनी दिनचर्या में कर रहे हैं वो हमें करना चाहिए कि हमें जल्दी उठना चाहिए, तो उससे हमारा बाउल क्लीनिंग अच्छा होगा, तो हमें वैसे ही रोग कम होंगे। हमें टाइमली सोना चाहिए ताकि हमारी बॉडी टिश्यूज को रिपेयर होने के लिए प्रॉपर टाइम मिल सके। सो जैसे योग के ऊपर आप बात कह रहे हैं, तो हम एक ऑफिस की चेयर पे कैसे बैठे, जिसके ऊपर चेयर योगा भी आ गया है अभी, वो भी योग और आयुर्वेद का एक पार्ट है। आपको सिर्फ अपनी कॉन्शियस को इलेबोरेट करके उसको आत्मसात करना है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ क्या ये सही है या गलत है। थोड़ा टाइम लगेगा एक लाइफस्टाइल बनने में, लेकिन जब ये आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा तो इट्स नॉट एट ऑल टाइम टेकिंग। बिल्कुल, तो सजग रहने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि किस तरह से योग और आयुर्वेद को अपने जीवन में उतारे, कैसे उसको आत्मसात करें। जी बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर विनोद यादव, डॉक्टर हेमंत पनिग्रही, डॉक्टर केडी महापात्रा और डॉक्टर नीरज जसवाल। आप शामिल हुए इस डिस्कशन में और आयुर्वेद और योग से संबंधित इतनी विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। कहा जाता है कि ट्रू मेडिसिन्स कम फ्रॉम अर्थ, नॉट फ्रॉम द लैब्स। तो संदेश यही है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो प्रकृति के करीब रहकर जीवन जीना होगा। कैसे, ये हमारे आयुर्वेद के जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने आपको बताया है। तो बात है कि जो प्रैक्टिकल जिंदगी है जिसमें लोग कहते हैं भाग दौड़ भी है, लेकिन इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी जो योगिक जीवन है वो जिया जा सकता है। छोटे छोटे सूत्र हैं जिनका पालन करना है और फिर आपका जीवन स्वस्थ भी रहेगा और खुशहाल भी बनेगा। बिल्कुल, आयुर्वेद और योग के सिद्धांतों का उसका जो सूत्र है उसका पालन करिए और सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस सिद्धांत और सूत्र के साथ आगे बढ़िए, प्रसन्न चित्त रहिए, जीवन को सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। तो इस अंक में टोटल हेल्थ में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।